नमस्कार। राजपूत ट्यूटोरियल्स के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्र छात्राओं का मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम की तिथि अब ज़्यादा दूर है नहीं और आपके इस तैयारी को और मजबूत करने के लिए और बेहतर करने के लिए हम विषयवार कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चर्चा के साथ ही साथ आपका एक क्विक रिवीजन भी यहाँ पर हो जाएगा विषय का। तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ हम चला रहे थे उसका ये अंतिम भाग है। तो ये इस अंतिम भाग में सारे पूरे विषय के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर और भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिस पर आज हम डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन के साथ साथ एक रिवीजन, क्विक रिवीजन मोड में आपका ये एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन रहेगा। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से जो आपके सामने ये दिख रहा है। ठीक, समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रकार से संबंधित ये प्रश्न लिया गया है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं पर सरकार अथवा किसी केंद्रीय संस्था का नियंत्रण होता है। दूसरा, इसके अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए यह निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है। और तीसरा, इसके अंतर्गत वस्तुओं का मूल्य बाजार, मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की तो ये गैर बाजार अर्थव्यवस्था का क्रियाशील या व्यवहारिक रूप है। गैर बाजार अर्थव्यवस्था जिसके जनक कार्ल मार्क्स माने जाते हैं और समाजवादी अर्थव्यवस्था, इस गैर बाजार अर्थव्यवस्था की सबसे मुख्य विशेषता यही है कि देश के समस्त आर्थिक क्रियाओं पर सरकार या फिर सरकार के किसी संस्था का पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है, ये बाजार अर्थव्यवस्था के बिल्कुल विपरीत है। बाजार अर्थव्यवस्था जो कहता है कि सरकार का या राज्य का आर्थिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तो समाजवाद कहता है कि समस्त आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण राज्य का होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए। तो पहला विकल्प तो सही है। दूसरा, कि वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, इन तमाम बातों का निर्धारण राज्य के द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन 2 भी सही है। और वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण बाजार या मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया कि मूल्य भी निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा, राज्य के द्वारा। तो तीसरा गलत है, सही है पहला और दूसरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? मौद्रिक एवं साख नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। देखिए, सार्वजनिक ऋण, दूसरा सामरिक तरलता अनुपात जिसे हम कहते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो दर, रेपो रेट, नगद आरक्षण अनुपात या नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर। तो देखिए, मौद्रिक और साख नीति के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो हम जानते हैं कि मौद्रिक नीति के जो मुख्य इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके माध्यम से आरबीआई पूरे अर्थव्यवस्था पर साख नियंत्रण के कार्य को प्रभावशील तरीके से कर पाती है, उनमें से एक है एसएलआर, एक है सीआरआर और सबसे महत्वपूर्ण है रेपो दर, है ना, या रेपो रेट। ठीक है, तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट ब्याज की वह दर है जिस पर एक अनुसूचित बैंक आरबीआई से अल्पकालिक ऋण प्राप्त करती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं रेपो रेट। इसका फुल फॉर्म होता है रीपर्चेस ऑप्शन। ठीक है, आरबीआई के समक्ष
इन बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियां जमा करनी पड़ती है इस आश्वासन के साथ कि वे इसे पुनः क्रय करेंगे। इसलिए इसका अर्थ होता है रीपर्चेस ऑप्शन या पुनः क्रय विकल्प। सीआरआर जो यह निश्चित करता है कि कितनी धनराशि बैंकों को नगद के रूप में आरक्षित रखना है आरबीआई के पास। फिर एसएलआर यह तय करता है कि किस रूप में बैंकों को अपने शुद्ध मांग और सावधि देयताएं का कितना भाग बैंकों को किस रूप में रखना है, गोल्ड के रूप में, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में, यह बताता है एसएलआर। तो ये तीनों मौद्रिक एवं साख नीति के इंस्ट्रूमेंट हैं। कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सार्वजनिक ऋण, क्योंकि सार्वजनिक ऋण मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है, राजकोषीय नीति का उपकरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक दर। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि, ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला कह रहा है ब्याज की बाजार दर के गिरने की संभावना है, केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को कर्जे नहीं दे रहा है, केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। देखिए बैंक दर क्या है पहले ये समझ लें। बैंक दर भी ब्याज की वह दर है जिस पर एक अनुसूचित बैंक आरबीआई से ऋण प्राप्त करते हैं। बस ये जो ऋण होता है ये अल्पकालिक नहीं दीर्घकालिक होता है। ठीक है, और यहाँ पर बिना किसी प्रतिभूति जमा किए बैंक आरबीआई से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बैंक दर में जब वृद्धि होगी तो स्वाभाविक सी बात है ब्याज की बाजार दर गिरेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी, है ना। जब बैंक दर में वृद्धि होगा तो बैंकों के लिए ऋण महंगा हो गया है, तो स्वाभाविक सी बात है जब बैंक अपने ग्राहक को ऋण देंगे तो वह भी महंगा ही होगा। ठीक, केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को कर्जे नहीं दे रहा, बिल्कुल गलत है ये। फिर केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति अपना रहा है या महंगी। देखिए चीप मनी पॉलिसी और टाइट मनी पॉलिसी, जब कभी भी बैंक दर, रेपो दर, ठीक है, सीआरआर, एसएलआर, इन दरों में वृद्धि होती है, इसका सीधा सा अर्थ है कि आरबीआई महंगी मुद्रा नीति अपना रहा है। ठीक है, टाइट मनी पॉलिसी। और जब कभी भी इन दरों में कमी आती है तो इसका संकेत है कि आरबीआई सस्ती मुद्रा नीति अपना रहा है। ठीक है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए महंगी मुद्रा नीति अपनाई जाती है, अर्थव्यवस्था को मंदी से उभारने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए सस्ती मुद्रा नीति अपनाई जाती है। ठीक, तो जब भी बैंक दर में वृद्धि हो रही है तो इसका सीधा संकेत है कि आरबीआई महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रीय आय से संबंधित असत्य कथन या कथनों को चुनें। नेशनल इनकम वाले चैप्टर से लिया गया है प्रश्न है, असत्य कथन या कथनों को चुनना है। देखिए पहला, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने की। पीसी महालनोबिस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना 1951 में हुई। राष्ट्रीय आय की गणना में सर्वाधिक उपयुक्त व्यय विधि को माना जाता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद की गणना में सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास को जोड़ा जाता है। और भारत में 2016 से राष्ट्रीय आय की गणना बाजार लागत पर की जा रही है। अब इनमें से हमको बताना है कि असत्य कथन कौन से हैं। असत्य कथन या असत्य कथनों को चुनना है। ठीक, तो पहला कथन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने की थी। बिल्कुल सही, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की थी और 1867-68 के लिए इन्होंने देश के प्रति व्यक्ति आय को बताया था कितना, 20 रुपए। ठीक है, तो ये पहले ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने देश के राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किया। ठीक, पीसी महालनोबिस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना 1951 में हुआ। बिल्कुल सही, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में वर्ष 1949 में राष्ट्रीय
आय समिति नेशनल इनकम कमेटी का गठन किया गया था और पीसी महालनोबिस की सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आय की गणना को एक संस्थागत रूप देने के लिए सीएसओ की स्थापना की सिफारिश इन्होंने की थी। तो 1951 में सीएसओ की स्थापना हुई। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आय की गणना में सर्वाधिक उपयुक्त व्यय विधि को माना जाता है। देखिए 3 विधियां हैं नेशनल इनकम एस्टिमेट करने के लिए, 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, विधियां हैं। एक होता है उत्पादन विधि, एक होता है आय विधि और एक होता है व्यय विधि। ठीक, उत्पादन विधि या प्रोडक्शन मेथड का उपयोग प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के योगदान के लिए किया जाता है, उत्पादन विधि। आय विधि का उपयोग तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के योगदान के लिए किया जाता है और सामान्यतः जिस विधि का उपयोग भारत में नहीं किया जाता वो है व्यय विधि और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त अगर हम कहें व्यय विधि है तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एनएसओ के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन विधि और आय विधि के तहत की जाती है, व्यय विधि का उपयोग भारत में नहीं किया जाता। ठीक है, तो तीसरा विकल्प जो है ये असत्य है, गलत है। फिर शुद्ध घरेलू उत्पाद की गणना में सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास को जोड़ा जाता है, जोड़ा नहीं जाता, मूल्यह्रास को घटाया जाता है, ध्यान रखेंगे, है ना। तो चौथा भी गलत। भारत में 2016 से राष्ट्रीय आय की गणना बाजार लागत पर की जा रही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पहले कारक लागत पर की जाती थी, अब बाजार लागत पर की जा रही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 3 और 4 ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, 2 सूची आपके सामने है। एक तरफ बजटीय घाटे हैं और दूसरे तरफ उनकी व्याख्या है। ठीक है, तो एक बार आप थोड़ा रीड कर ले, एक बार पढ़ लीजिए। बजटीय घाटे और उनकी व्याख्या से संबंधित ये प्रश्न है। तो सबसे पहले राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? देखिए, राजकोषीय घाटा ऋण दानों को जोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। ठीक, जो सरकार की देनदारी है, आंतरिक व बाहरी देनदारी, जब इसे हम बजटीय घाटे में शामिल कर देते हैं तो इसी को हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है, फिर बजटीय घाटा सरल है, कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। ठीक, प्राप्तियां कम हैं, व्यय ज्यादा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बजटीय घाटा। फिर राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा कह रहा है, ऑप्शन आपके सामने है, राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता। तो सी का हो जाएगा 2 और बच गया प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा से आशय है क्या? ब्याज अदायगी को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। ठीक है, तो प्राथमिक घाटा में हम ब्याज अदायगी को घटाते हैं। जो पूर्व में हमने ऋण लिया है उस पर जो हम ब्याज का भुगतान करते हैं तो वो ब्याज के भुगतान को घटा दिया जाता है। ये प्राथमिक घाटे का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट कहा जाता है प्राथमिक घाटा, और इसमें ब्याज अदायगियों को हम घटाते हैं हमारे कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता से। ठीक है, तो सही इसका उत्तर होगा ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, मतलब ऑप्शन ए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्न में से किन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है? तो पहले ब्रेटन वुड्स क्या है इस पर हम चर्चा कर ले। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए एक प्रयास किया गया। अमेरिका के राज्य
न्यू हैम्पशायर के शहर ब्रेटन वुड्स में वर्ष 1944। तो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजित किया जाता है अमेरिका में, जिसमें 44 देश के प्रतिनिधियां भाग लेते हैं। और इस सम्मेलन का जो आउटकम रहा वो ये रहा कि इस सम्मेलन ने, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने, दो बहुत ही महत्वपूर्ण संगठनों को जन्म दिया कह लीजिए, या दो महत्वपूर्ण संगठन इस सम्मेलन की देन है। और वो संगठन है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। ठीक है, दोनों 27 दिसंबर 1945 को अस्तित्व में आए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। इसीलिए इन्हें कहा जाता है ब्रेटन वुड्स ट्विंस या ट्विन सिस्टर्स ऑफ ब्रेटन वुड्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 4 कथन आपके सामने हैं और आपको बताना है कि मुद्रास्फीति से संबंधित कौन सा कथन इनमें से सही है। ठीक है, पहला कह रहा है भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। दूसरा, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में आरबीआई की कोई भूमिका नहीं है। तीसरा, घटा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। चौथा, बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। ठीक, तो देखिए पहले तो 2 विकल्प है। थोड़ा भी अगर आप इन्फ्लेशन के बारे में जान रहे हैं, पढ़ें, तो इसे तो आप तुरंत ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण केवल भारत सरकार का दायित्व नहीं है, आरबीआई का भी है। और जब आरबीआई का दायित्व है तो उसकी भूमिका तो होगी ही। ठीक है, तो 2 विकल्प तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। अब क्या कह रहा है? घटा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है कि बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन? देखिए स्वाभाविक सी बात है, जब मुद्रा का परिचालन बढ़ा होगा तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग और ज़्यादा होगी। ठीक है, कैश फ्लो के बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी, तो मांग के बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें भी बढ़ेंगी। ठीक, तो बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन कभी भी मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता नहीं करता, इनफैक्ट ये मुद्रास्फीति को और बढ़ा देता है। ठीक है, सही उत्तर है घटा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न सुमेलित करना है। आपके समक्ष 4 संस्थाएं हैं और उनके स्थापना वर्ष। ठीक है, ये सभी संस्थाओं के बारे में आपको एक ओवरव्यू ये दे दूं कि ये सभी विकास बैंक की श्रेणी में आते हैं या आते थे। ठीक है, विकास बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिनको किसी क्षेत्र विशेष के विकास के लिए समर्पित रूप से स्थापित किया गया है, जिनका संचालन आरबीआई के द्वारा सीधा किया जाता है। ठीक है, तो आपके समक्ष ये 4 संस्थाएं हैं और स्थापना वर्ष हमें बताना है कि किस वर्ष ये संस्थाएं स्थापित हुए। चलिए, पहला भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, जिसे आईसीआईसीआई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आईसीआईसीआई ये एक प्राइवेट बैंक है, आज की डेट में एक कमर्शियल बैंक है, लेकिन 1955 में इसकी स्थापना एक विकास बैंक के रूप में की गई थी। फिर भारतीय औद्योगिक विकास निगम आईडीबीआई की स्थापना हुई 1964 में। ठीक, आईडीबीआई आज ये भी एक कमर्शियल बैंक है। फिर आईएफसीआई की स्थापना 1948 में हुई। ठीक है, और सिडबी की स्थापना 1990। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि आईसीआईसीआई 1955। ठीक है, ए का 4, फिर बी का 1, सी का 2 और डी का 3। सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपायों में से किसके या किनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी? ठीक है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि
है ना, किन कारणों से होगी ये हमें बताना है। चलिए, पहला, केंद्रीय बैंकों के द्वारा बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय, लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी, सरकार द्वारा केंद्रीय बैंकों से लिया गया ऋण, और चौथा है केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। और आपको यह बताना है कि अर्थव्यवस्था में किसके परिणाम स्वरूप मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए, पहला विकल्प कह रहा है केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय। देखिए, आरबीआई को सरकार का एजेंट भी कहा जाता है, और एजेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरबीआई बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करता है। ठीक है, और सरकार की जो पूंजी की आवश्यकताएं हैं उसे पूर्ण करता है, इसलिए सरकार का एजेंट कहा जाता है। तो परिस्थितियों के अनुसार आरबीआई इन सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय और विक्रय करता है। ठीक, तो जब केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां बेची जाएंगी सॉरी, तो इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि नहीं होगी, इनफैक्ट कमी आएगी। ठीक है, तो पहला तो नहीं है। लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी, ठीक, जब सेविंग्स बढ़ेंगी, है ना, तो इससे भी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी, बिल्कुल सही है। सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, ठीक है, सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, गवर्नमेंट जब कभी भी आरबीआई से ऋण लेती है तो ये किसी विशेष परिस्थिति में विशेष किसी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए लिया जाता है, और इससे कैश फ्लो इकोनॉमी में बढ़ता है। ठीक है, चौथा, केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, जब क्रय किया जाएगा तो इससे भी बैंकों के पास पूंजी की उपलब्धता बढ़ेगी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि आएगी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2, 3 और 4। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है? पहला, कृषि मुख्य व्यवसाय, दूसरा, प्रचंड बेरोजगारी, तीसरा, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, चौथा, प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है। ठीक है, कृषि क्षेत्र पर निर्भरता बहुत अधिक है, बजाय किसके? बजाय द्वितीय क्षेत्र के, निर्माण क्षेत्र के, विनिर्माण और साथ ही साथ सेवा। तो विनिर्माण और सेवा से अधिक निर्भरता कहाँ है? कृषि क्षेत्र में। कृषि एक मुख्य व्यवसाय है, और चूंकि निर्भरता अधिक है इसलिए हम प्रचंड बेरोजगारी जैसी स्थिति का भी सामना कर रहे हैं। ठीक है, प्रचंड बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी। जब कार्यस्थल पर आवश्यकता से अतिरिक्त लोग कार्यरत हों तो उनकी उत्पादकता शून्य मानी जाती है। ठीक है, यही होती है प्रचंड बेरोजगारी। तो कृषि मुख्य व्यवसाय है और इस पर निर्भरता अधिक होने के कारण प्रचंड बेरोजगारी की समस्या भी बनी है। ठीक है, फिर मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता। ठीक, ये भी हम कह सकते हैं कि भारत में अभी भी मानव संसाधन पर जो कहना चाहिए, जो उस संसाधन का उपयोग जिस तरह से किया जाना था या किया जाना चाहिए, अभी भी उसका कहीं ना कहीं अभाव है। अभी भी अशिक्षा का स्तर अधिक है, अभी भी स्किल डेवलपमेंट पर हमको बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है, प्रयास कर रहे हैं हम। तो मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता ये भी एक समस्या के रूप में भारत के साथ जुड़ी हुई है लंबे समय से। फिर चौथा कह रहा है प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। देखिए, कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां कुपोषण का दर बहुत अधिक है। ठीक है,
तो प्रोटीन सेवन का उच्च होना ये विकासशील की श्रेणी में लाने का कोई इसका औचित्य नहीं बनता है। इसका जो सही उत्तर आएगा वो पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वाणिज्यिक पत्र जिसे हम कहते हैं कमर्शियल पेपर अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है। दूसरा, जमा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किए जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है। और तीसरा, शीघ्रावधि द्रव्य जिसको हम कहते हैं कॉल मनी अंतर बैंक लेन देन के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है। और शून्य कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाला ब्याज सहित अल्पकालिक बॉन्ड है। ठीक, अब इसमें हमको बताना है कि कौन सा कथन इनमें सही है। ठीक, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कमर्शियल पेपर पर। कमर्शियल पेपर एक ऐसा मुद्रा बाजार का उपकरण है जिसके माध्यम से निजी कंपनियां बाजार से पूंजी जुटाती हैं। ठीक है, कमर्शियल पेपर जारी कर, और ये कमर्शियल पेपर जारी करके, है ना, ये जो पूंजी जुटाई जाती है, ध्यान रखिएगा, ये अल्पकालीन होती है। ठीक, मतलब अधिकतम 364 दिन। ठीक है, और प्रतिभूतियां रहित ये वचन पत्र कहलाती हैं। ठीक है, इस पर प्रतिभूतियां रहित कह रहा है, कोई प्रकार की सिक्योरिटी या प्रतिभूति देने की आवश्यकता उस कंपनी को नहीं होती। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। जमा प्रमाण पत्र रिजर्व बैंक के द्वारा निर्गत किए जाने वाला दीर्घकालिक पत्र, ये गलत है। क्यों? क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक जमा प्रमाण पत्र जारी नहीं करता, बल्कि जो बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंक हैं, इनके द्वारा जमा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, और जमा प्रमाण पत्र के माध्यम से बैंक निवेशकों से पूंजी जुटाती है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट ये गलत है। शीघ्रावधि द्रव्य कॉल मनी अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है। बिल्कुल सही। कॉल मनी मार्केट कहा जाता है, ये एक अंतर बैंक बाजार है जहां एक बैंक को, एक वाणिज्यिक बैंक को यदि किसी प्रकार की अल्पकालिक पूंजी की आवश्यकता है तो वह दूसरे वाणिज्यिक बैंक से उधार ले सकता है, दूसरे वाणिज्यिक बैंक से ऋण ले सकता है। ठीक, और इस पर जो ब्याज का भुगतान होता है वह ब्याज की दर कहलाती है कॉल दर। ठीक है, कॉल रेट। ठीक, और इस बाजार को कहा जाता है कॉल मनी मार्केट। तो अंतर बैंक लेन देन के लिए अल्प अवधि का ये वित्त है। बिल्कुल सही। ठीक है, फिर शून्य कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड्स अनुसूचित व्यापारिक बैंकों के द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालिक बॉन्ड है। गलत। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जीरो कूपन बॉन्ड्स ये व्यापारिक बैंकों के द्वारा इनका निर्गत नहीं किया जाता। ठीक है, कमर्शियल बैंक से यहाँ लिखा हुआ है, तो ये विकल्प गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 3, मतलब ऑप्शन सी। ठीक, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है, और हमको बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए, मुद्रास्फीति ऋणियों को, ठीक, क्रेडिटर्स और एक होता है डेप्टर्स, हम बात कर रहे हैं डेप्टर्स की, जिसने ऋण लिया है। तो मुद्रास्फीति का प्रभाव जो ऋणदाता है उस पर नकारात्मक पड़ता है, अर्थात वो नुकसान में होता है, और जो ऋणी होता है, ठीक, वो फायदे में होता है। तो जो ऋणी है इनको हमेशा लाभ होता है, ये बिल्कुल सही है। बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। देखिए, जो बॉन्ड पत्र जारी किए जाते हैं
इनके ब्याज की दर निश्चित होती है। और चूंकि ये बहुत ही सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट हैं, सबसे सेफ माने जाते हैं बॉन्ड पत्र, जो खास तौर पे सरकारी बॉन्ड हैं जिनको हम गिल्ट एज बॉन्ड कहते हैं, सबसे सेफ माने जाते हैं। लेकिन इसमें ब्याज की दर बहुत कम होती है। ठीक है, अब ब्याज की दर कम है और मुद्रास्फीति साल दर साल बढ़ रही है, ऐसे स्थिति में बॉन्ड धारक को क्या होगा? नुकसान। ठीक है, तो बॉन्ड धारक को लाभ नहीं होता, बॉन्ड धारकों को नुकसान होता है, ऋणियों को लाभ होता है। तो इसका विकल्प है पहला। ठीक, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। बैंक दर में वृद्धि, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। तो पहले भी हमने चर्चा किया कि हमें जब मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना है तो बैंक दर बढ़ाना होगा, सीआरआर भी आवश्यकता के अनुरूप बढ़ेगा, एसएलआर में भी वृद्धि होगी। लेकिन सरकारी प्रतिभूतियों को यदि हमने क्रय किया तो इससे मुद्रा का परिचलन बढ़ेगा और मुद्रास्फीति और बढ़ेगी। तो इसलिए इसका सही उत्तर है सॉरी 1, 2 और 3, ऑप्शन बी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा मानव विकास सूचकांक से। मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पोषण संबंधित स्थिति, जीवन की गुणवत्ता, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा कह रहा है निर्धनता, जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि। तीसरा कह रहा है जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। और चौथा कह रहा है मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। ध्यान रखिएगा, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत मुद्रास्फीति, बेरोजगारी जैसी चीजों को शामिल नहीं किया जाता। यह संबंधित है जीवन प्रत्याशा से, शैक्षिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बातें भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में समाविष्ट होंगी? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की बात की जा रही है। ठीक, एफडीआई। भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां, भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारण, विदेशी कंपनियों द्वारा अनन्य रूप से वित्त पोषित कंपनियां, और चौथा पोर्टफोलियो निवेश। तो ध्यान रखिएगा कि निवेश के दो साधन हैं, एक है एफडीआई और दूसरा है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई और एफपीआई में कुछ मुख्य अंतर मैं आपको बता देता हूं। एफडीआई एक दीर्घकालिक निवेश होता है, एफपीआई अल्पकालिक होता है। एफडीआई एक प्रकार का स्थिर निवेश है, दीर्घ समय के लिए किया गया, ठीक है, स्थिर निवेश।
एफपीआई में काफी अस्थिरता होती है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण, एफडीआई के माध्यम से किया गया जो निवेश होता है, इसमें विदेशी निवेशक या विदेशी कंपनी या फर्म को निवेश से संबंधित स्वामित्व का अधिकार, कंपनी के प्रबंधन एवं उत्पादन व वितरण पर नियंत्रण का अधिकार प्राप्त होता है। और ये सारे अधिकार एफपीआई के माध्यम से किए गए निवेश पर प्राप्त नहीं होते। ये विदेशी निवेशक के द्वारा भारतीय शेयर बाजार में भारतीय कंपनियों पर लगाया गया पैसा है, पूंजी है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई स्वामित्व, कोई अथॉरिटी वाली चीज नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जब एफडीआई की, तो पहला विदेशी कंपनियों की, भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां, ये एफडीआई की श्रेणी में आता है। फिर बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारण, बिल्कुल सही। भारतीय कंपनियों द्वारा अनन्य रूप से वित्त पोषित कंपनियां, विदेशी कंपनियों द्वारा अनन्य रूप से वित्त पोषित कंपनियां, ये भी सही है। और चौथा है क्या, पोर्टफोलियो निवेश। ठीक, तो पोर्टफोलियो निवेश, जैसे कि मैंने बताया, ये बिल्कुल ही निवेश की एक अलग श्रेणी है, ये एफडीआई के तहत नहीं आती। तो इसका सही उत्तर होगा 1, 2 और 3। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सहभागिता नोट या पार्टिसिपेटरी नोट्स निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? पार्टिसिपेटरी नोट्स की बात की जा रही है। भारतीय संचित निधि, विदेशी संस्थागत निवेशक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए, पार्टिसिपेटरी नोट्स वह माध्यम है जिसके द्वारा विदेशी संस्थागत निवेशक विदेशी निवेशकों से पैसा जुटाकर भारतीय शेयर बाजार में निवेश करते हैं। किसी भी विदेशी संस्थागत निवेशक के लिए पार्टिसिपेटरी नोट्स यदि जारी करना है तो उसे सेबी से अनुमति लेनी होगी। ठीक है, और सेबी जब उसे अनुमति देगा तब यह पार्टिसिपेटरी नोट्स या पी नोट्स जारी करके विदेशी निवेशकों से पैसा ये जुटाएंगे और निवेश करेंगे कहाँ? भारतीय शेयर बाजार में। ठीक है, तो भारतीय संचित निधि, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, क्योटो प्रोटोकॉल से इसका संबंध नहीं है। इसका संबंध है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, विदेशी संस्थागत निवेशक से। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्न में से किस प्रस्ताव में एक उच्च शक्ति प्रवाह राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई थी? पंचवर्षीय योजनाएं से आर्थिक नियोजन वाला जो चैप्टर है इससे लिया गया यह प्रश्न है। और जब आप आर्थिक नियोजन की शुरुआत भारत में पढ़ेंगे, उसकी पृष्ठभूमि पर जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको ये एक जगह पढ़ने को अवश्य मिलेगा कि एक उच्च शक्ति प्रवाह राष्ट्रीय योजना आयोग की सिफारिश किस प्रस्ताव में की गई थी? तो वो है फिक्की प्रस्ताव। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अध्यक्ष थे एनआर सरकार। और 1934 में एनआर सरकार ने यह प्रस्ताव रखा कि भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत हेतु एक उच्च शक्ति प्रवाह राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है फिक्की प्रस्ताव। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सेबी के निदेशक मंडल का सदस्य नहीं होता? देखिए, सेबी अधिनियम 1992, सेबी एक्ट 1992 के तहत सेबी के निदेशक मंडल में कुल 9 सदस्य होते हैं। ठीक है, 9 में से 4 सदस्य होते हैं सेबी से ही, इंक्लूडिंग चेयरमैन, और 5 अन्य सदस्य होते हैं। तो ये 5 अन्य कौन हैं? तो एक नामित किया जाता है आरबीआई के द्वारा, एक नामित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय, एक नामित किया जाता है कानून
व न्याय मंत्रालय के द्वारा, और 2 सदस्य नामित किए जाते हैं किसके द्वारा? केंद्र सरकार। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 2 सदस्य केंद्र, 1 सदस्य कानून व न्याय मंत्रालय, 1 सदस्य वित्त मंत्रालय, 1 सदस्य आरबीआई। ठीक, ऑप्शन देखिए। वित्त मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य, बिल्कुल सही। आरबीआई द्वारा नामित सदस्य, ठीक है, ठीक। श्रम व न्याय मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड जस्टिस। कानून व न्याय नहीं, ये श्रम व न्याय है। श्रम व न्याय मंत्रालय। ठीक, फिर एक है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किसी सदस्य को सेबी में नामित नहीं किया जाता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। वित्त मंत्रालय, आरबीआई, श्रम व न्याय मंत्रालय और 2 सदस्य केंद्र सरकार से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के चेयरमैन, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI जो बीमा उद्योग का नियामक कहलाता है, इसके चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में इसके चेयरमैन है देवाशीष पांडा, है ना। ध्यान रखिएगा, देवाशीष पांडा ये IRDAI के वर्तमान चेयरमैन है। ठीक, अगला प्रश्न। IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट वर्तमान में, ध्यान रखिएगा कि 2023 में ही इनकी नियुक्ति की गई थी और इनकी नियुक्ति भारतीय मूल की महिला गीता गोपीनाथ के स्थान पर की गई थी। ठीक, गीता गोपीनाथ जो पूर्व IMF के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, उनके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। तो संभवतः ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा जाना चाहिए। ठीक है, तो गीता गोपीनाथ का स्थान चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर IMF में किसने लिया? तो वो है पियरे ओलिवियर गॉर्निकस। पियरे ओलिवियर गॉर्निकस। ठीक, इन्होंने रिप्लेस किया है किसे? गीता गोपीनाथ को। महत्वपूर्ण ये नियुक्ति है, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए अगला प्रश्न। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में एक जगह हमने चर्चा किया था कि प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रायः कृषि व संबंधित क्षेत्र में देखा जाता है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है क्या? कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। जब आवश्यकता से अतिरिक्त लोग कार्यस्थल पर कार्यरत हैं तो उन अतिरिक्त श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? शून्य। इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी देश की आर्थिक समृद्धि ज्ञात करने का सर्वाधिक उपयुक्त माप। सर्वाधिक, देखिए आर्थिक समृद्धि को सभी दर्शाते हैं, जीडीपी भी, है ना, शुद्ध घरेलू उत्पाद भी, ठीक, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी, प्रति व्यक्ति आय, ये सभी आर्थिक समृद्धि के सूचक हैं। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त कह रहा है, तो सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। ठीक, अगला प्रश्न। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा एकत्रित तथा प्रकाशित किए जाते हैं? ठीक, विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, आरबीआई या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के द्वारा। ठीक, चलिए आते हैं अब हम अपने अंतिम प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन पूंजी खाते में जाते हैं? ठीक, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित यह प्रश्न है। और भुगतान संतुलन के अंतर्गत 2 खाते आते हैं। एक को हम कहते हैं चालू खाता, एक को हम कहते हैं पूंजी खाता। चालू खाता अल्पकालिक वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है, पूंजी खाता दीर्घकालिक वित्तीय लेन देन से। ठीक है, तो पूछ रहा है पूंजी खाता।
पूंजी खाते में शामिल किया जाता है विदेशी ऋण, बिल्कुल सही। पूंजी खाते में आता है निवेश, है ना, चाहे वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो या फिर पोर्टफोलियो निवेश हो। लेकिन पूंजी खाता में नहीं शामिल किया जाने वाला क्या है, निजी प्रेषण, प्राइवेट रेमिटेंस। इसे शामिल किया जाता है किसमें, चालू खाता में, करंट अकाउंट में, ठीक है। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा किया। एक और वीडियो आज ही आपको उपलब्ध होगा, शाम में यह वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स के और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूं, और उसमें कुछ प्रश्न हम सर्वेक्षण और बजट से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा यूट्यूब चैनल पर हमारे इस राजपूत ट्यूटोरियल के मंच के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक यू।